हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ इंटरव्यू की। अब आप सभी एस्पिरेंट को ये तो पता है कि इंटरव्यू आपके सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट स्टेज होता है। इसको आप फाइनल टेस्ट या फाइनल चैलेंज भी कह सकते हो क्योंकि इस टेस्ट को, इस चैलेंज को पार करते ही आपके सामने वो कवेटेड, वो डिजायरेबल पीओ की जॉब होती है। तो जो भी एस्पिरेंट जिसका अल्टीमेट गोल आरआरबी पीओ की जॉब लेनी होती है, प्री क्वालिफाई करने के बाद, मींस क्वालिफाई करने के बाद उसको इस इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंटरव्यू प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। अब बात करते हैं सबसे पहले कि वेटेज कितना रखता है इंटरव्यू। तो हम सभी को पता है कि मेंस का जो आपका पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। इंटरव्यू जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। अब इस 200 मार्क्स का 80% और इस 100 मार्क्स का 20% मिला के आपका एक फाइनल स्कोर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। अब यहां पे भी इस 100 मार्क्स में आपको 40 मार्क्स लाना होता है इंटरव्यू में। आप इस 40 मार्क्स को कट ऑफ समझ सकते हो क्योंकि इंटरव्यू में आपको 40 लाना ही लाना है अगर आपको इंटरव्यू वाला पार्ट क्वालिफाई करना है। अब 40 से जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमने ये वेटेज देख लिया पूरा इंटरव्यू का, कितना परसेंटेज फाइनल स्कोर में जुड़ता है, कितना उसका स्कोर होता है, मिनिमम कितना लाना पड़ता है। तो क्या इंटरव्यू में 40 या उसके अबव 45, 50, 60 लाना पॉसिबल है? क्योंकि कोई सिलेबस तो होता नहीं है इंटरव्यू का। जैसे हम प्री में हमारे पास सिलेबस होता है, क्वेश्चंस होता है, मेंस में हमारे पास पूरा क्वेश्चन होता है, तो हम रिपीटेडली प्रैक्टिस करके खुद को बेटर कर लेते हैं। बट इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस ही नहीं है। तो सिलेबस तो नहीं होता है बट एक ब्लूप्रिंट होता है, एक ओवरव्यू होता है कि इंटरव्यू में हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो हम इंटरव्यू को अपने फेवर में स्टीयर कर सकते हैं। तो क्या होता है वो बताता हूं। जो आपका इंटरव्यू होता है वो मल्टीपल फेजेस में होता है, मल्टीपल स्टेजेस आप कह सकते हो। पहला जो स्टेज होता है जिसको हम फर्स्ट कहेंगे, फर्स्ट स्टेज, वो होता है अबाउट यू, ठीक। वो आपके बारे में होता है, वहां पे आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन तो आपने सुना ही होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये आइस ब्रेकर होता है, ये पहला क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यूअर आपसे करते हैं। तो स्टार्टिंग आपकी आपसे ही होती है। अब यहाँ पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अबाउट यू में आप क्या बताओगे? नेम बताओगे अपना, ठीक है। होम टाउन बताओगे, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओगे, हो सके वो आपसे आपके पेरेंट्स की जॉब प्रोफाइल भी पूछे तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक। उसके बाद पेरेंट्स, जॉब प्रोफाइल। उसके बाद अगर आपके पास कोई वर्क एक्स है, आपने कहीं वर्क किया है, तो वहां से वो पूछ सकते हैं। तो ये हो गया अबाउट यू, जहां पे ये चीज आप बताओगे जब वो आपसे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप बताते हो इन सारे क्राइटेरिया पे। अब आता है होम टाउन। तो होम टाउन से क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो कोई रिसेंट न्यूज है, कोई करंट अफेयर्स है जो आपके होम टाउन से रिलेटेड है, वो आपसे पूछ सकते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, कोई फेस्टिवल है, कोई इवेंट है जो वहां पे होता है, या फिर कोई स्टैटिक जी है जो आपके होम टाउन से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में वो क्या पूछ सकते हैं? देखो, एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला जो पार्ट होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आप क्या बताते हो? आप अपना बैकग्राउंड बताओगे कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किस में किया है। तो वो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन।
ठीक है, तो यहाँ पे उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जैसे आपने लेट्स से आपने बोला कि मैंने बीटेक कर रखी है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे बीटेक से रिलेटेड कर सकते हैं। आपने कहा कि मैंने बीकॉम किया है, कॉमर्स किया है मैंने, तो वहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, लाइक बीटेक किया है, लेट्स सपोज इंजीनियरिंग किया है, तो वहाँ पे जो आपने सीखा उसको आप बैंकिंग में कैसे यूटिलाइज करोगे, वो आपसे पूछ सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज पूछ सकते हैं। उसके बाद वाई बैंकिंग काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कॉमनली पूछा जाता है कि आप बीटेक बैकग्राउंड से हो, लेट्स से आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो और बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो आपने बैंकिंग क्यों सिलेक्ट किया। ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस तरह से आंसर दे रहे हो। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं वो ऐसे वेग आंसर देने लग जाते हैं, जैसे मुझे बहुत स्टेबल लगता है करियर वाइज, या गवर्नमेंट जॉब है हमेशा रहती है, इनकम अच्छी होती है इससे। तो बहुत ज़्यादा वो सेल्फ सेंट्रिक आंसर देने लगते हैं कि उन्हें क्या फ़ायदा है इस जॉब से। वो ये पार्ट की ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक को वो क्या प्रोवाइड कर सकते हैं अपने नॉलेज से, अपने स्किल सेट से, अपनी जो जर्नी है उसमें जो लेसन्स उन्होंने सीखे हैं उससे वो बैंक की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये बताने की जगह वो ये बताने लग जाते हैं कि बैंक उनको कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है, ये अवॉइड करनी होती है। तो वाई बैंकिंग में ये पार्ट बहुत ध्यान देने वाला होता है। सिमिलरली अगर ग्रेजुएशन से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन से क्वेश्चन पूछा गया कि किस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेट्स सपोज बीटेक है, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने बीटेक में काफ़ी हमारे बीटेक में प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, तो काफ़ी मेथोडोलॉजिकल सिस्टमैटिक अप्रोच रखा जाता है, कॉम्प्लेक्स डेटा पे वर्क किया जाता है। तो ये चीज़ मैं बैंकिंग में भी यूज़ कर सकता हूँ। बैंकिंग में भी काफ़ी डेटा होता है जो हमें एनालाइज करना पड़ता है, स्पेशली लोन प्रोसेसिंग में या फिर रिस्क मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग पार्ट में। तो ये आप वहाँ पे रिलेट कर सकते हो चीज़ें। सिमिलरली कॉमर्स से भी आप रिलेट कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो इसके साथ आपका कुछ और पूछ सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट आपने किया हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की हो जहाँ पे आपको कोई अचीवमेंट मिला हो, तो वहाँ पे ये आपसे पूछ सकते हैं चीज़ें। अब आता है आपका वर्क एक्स। अगर आपके पास वर्क एक्स है, आपने कहीं वर्क किया है, तो यहाँ पे भी आपका वाई बैंकिंग आ सकता है कि अगर आपका डिफरेंट सेक्टर है, लेट्स सपोज आप इंजीनियरिंग सेक्टर में थे, हॉस्पिटैलिटी में थे, किसी भी सेक्टर में थे, तो वहाँ से आप बैंकिंग को स्विच करना क्यों चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास एक आंसर होना चाहिए, कन्विंसिंग आंसर आपके पास होना चाहिए कि क्यों बैंकिंग क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि बैंकिंग मुझे काफ़ी अच्छा सैलरी देता है, स्टेबल जॉब है, हमेशा रहती है। आप बोलोगे कि आप कैसे, आपको बैंकिंग अट्रैक्टिव क्यों लगता है, क्या रोल प्ले करता है वो डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के, कंट्री के, इंडिविजुअल्स को कैसे हेल्प करता है, आप कैसे इंस्पायर होते हो बैंक के वर्क से, वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ जो वर्क करते हैं वहाँ से, वहाँ पे वो देखते हो, तो आप खुद को कैसे रिलेट कर पाते हो, अपने स्किल सेट से, जर्नी से कैसे रिलेट कर पाते हो। ऐसा एक आंसर आपको टेलर करके वहाँ बताना होता है। उसके बाद आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ आपने किया हो, कुछ अचीवमेंट, कोई प्रोजेक्ट पे आपने वर्क किया, वो पूछ सकते हैं। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूछेंगे ही कि क्या रोल्स थे आपके, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। तो ये होता है आपका अबाउट यू, ठीक है। यहाँ पे एक और पार्ट आता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, वो आपसे पूछ सकते हैं आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। ये पार्ट काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग लगता है काफी एस्पिरेंट को। या तो वो अपने स्ट्रेंथ्स को पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाते हैं इंटरव्यूज़ के सामने, या तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे चीज़ें बोलने लगते हैं जैसे कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम परफेक्शनिस्ट, मेरे में कोई वीकनेस अभी तक तो मुझे दिखी नहीं सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर देने से बचना है आपको। आपको वो स्ट्रेंथ दिखानी है जो आपके इस रोल से अलाइन करती है। बैंकिंग में आप जा रहे हो, एज अ पीओ का आपका रोल है, तो पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, पीओ का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो स्ट्रेंथ्स, जो स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है पीओ के लिए कि वो सक्सेसफुली अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सके, आपके स्ट्रेंथ्स कैसे मैच करते हैं, आप क्या वहाँ पे डिलीवर कर सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन
ठीक है, बोल सकते हो कम्युनिकेशन मेरा काफ़ी अच्छा है, लाइक आई हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं काफ़ी पोलाइटली बात करता हूँ, तो ये आपका कस्टमर डीलिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बैंक में क्या होता है, टास्क सबको मिला के इंक्लूसिव वर्क होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये बता सकते हो कि मैं टीम वर्क में अच्छा वर्क करता हूँ। आप ये बता सकते हो कि मुझ में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है, ठीक है। आप अपना प्रिपरेशन का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे प्रिपरेशन में बहुत सारे सिलेबस होते थे, दिन के 24 आवर्स में कैसे आपने टाइम मैनेज किया और आपने प्री मेंस क्वालिफाई कर लिया। तो ये चीज़ आपसे रिलेट करेगी कि आप वहाँ भी उसी टाइम मैनेजमेंट का स्किल का यूज़ करके डिलीजेंटली और पंक्चुअली टाइम अपने टास्क को कर दोगे। तो इस तरह से आपको स्ट्रेंथ बताने जो आपके रोल से अलाइन करें। सिमिलरली वीकनेसेस, वो पूछेंगे वीकनेस, तो ये ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मेरे में कोई वीकनेस ही नहीं है, ये भी नहीं बोलोगे, ऐसा भी कोई बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो के ये भी नहीं बोलोगे कि ऐसा कोई वीकनेस बता दिया जो कि आपके जॉब प्रोफाइल को ही इंडेंजर कर सकता है। अब आप बोलोगे सर मैं स्ट्रेस में वर्क नहीं कर पाता, तो यू नो कि बीओ का जॉब स्ट्रेसफुल होता है। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं स्ट्रेस में वर्क नहीं कर पाता, तो आप एक बहुत खुद को एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में डाल रहे हो। तो इस तरह के वीकनेसेस जो सीधे डायरेक्ट अटैक करे जॉब प्रोफाइल पे, ये मेंशन नहीं करना है। आप कोई भी ऐसा वीकनेस कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर लाइक मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान देके काम करने लगता हूँ, ठीक है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है, कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसको लेके ज़्यादा सोचने लगता हूँ। लेकिन वहाँ पे आपको ये भी बताना है कि आप क्या वर्क कर रहे हो इस अपने वीकनेस को कम करने के लिए, सिर्फ वीकनेस नहीं। जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे अगर आप ये कह रहे हो कि सर मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता हूँ, बट अब मैंने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट किया है, माइंडफुलनेस स्टार्ट किया है, जहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि एक दो गलतियाँ होती है और गलतियों से ही कोई सीखता है, ठीक है, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक मिस्टेक अगर हो गई तो आगे उसको रिपीट नहीं करना। तो इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टेलर कर सकते हो अपने आंसर को, ठीक है। ऐसा कोई डायरेक्ट वीकनेस नहीं बताओ जो डायरेक्ट अटैक कर दे। वीकनेस बताना है, ऐसा भी नहीं कि वीकनेस छुपा लेना है अपना, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई होता नहीं कि किसी में वीकनेस ना हो, कि कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पे बहुत ही केयरफुली आपको नेविगेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रहा अबाउट यू का पार्ट। इसके बाद एज यू ऑल नो कि जीए का पार्ट होता है। जीए से क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली आपके बैंकिंग अवेयरनेस से पूछ लिया, फाइनेंशियल से पूछ लिया, ठीक है, करंट अफेयर्स पूछ लिया। तो यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ा बहुत कि बैंकिंग में भी क्या चल रहा है, क्या डिसेंट ट्रेंड्स है, क्या मर्जर्स, क्या एक्विजिशन हुए, बैंकिंग सेक्टर में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। फाइनेंशियल की कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स पता होना चाहिए आपको। उसके बाद एक आता है सिचुएशन बेस्ड। सिचुएशन बेस्ड एक आपको सिनेरियो दिया जाता है जहाँ पे वो ये जज करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप में क्या क्वालिटीज़ है, आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जैसे कि कोई सिचुएशन आपको दे दिया, बैंक रिलेटेड हो सकता है या कोई रैंडम सा सिचुएशन भी हो सकता है, समझो बैंक रिलेटेड कोई दिया। जैसे आपको ये बोला कि समझ लो आप पीओ की तरह वर्क कर रहे हो, एक कस्टमर है जिसको एक नया चार्ज था, एक नया फ़ी था, उसके बारे में पता नहीं है और वो गुस्सा हो गया और गुस्से में बात कर रहा है। आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? तो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके स्किल्स को, आपके पर्सनालिटी को, सब कुछ को शो करता है। तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई रैंडम आपके कॉलेज एक्सपीरियंस से, आपके पुराने वर्क एक्सपीरियंस से कोई सिचुएशन हो सकता है कि कोई बताओ कि ऐसा कोई काम आपने किया हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टास्क एक लिमिटेड डेडलाइन में करना पड़ा हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि आप जिस टीम में वर्क कर रहे हो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, तो आपने कैसे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किया। या एक इमेजिनरी सिचुएशन भी दे सकते हैं कि आप एक टीम में वर्क कर रहे हो, टीम में व्यूज़ मैच नहीं हो रहे, तो कैसे आप वहाँ पे डील करोगे सिचुएशन से। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये आप इसको सेकेंड फेज कह सकते हो, इसको आप थर्ड फेज कह सकते हो। तो ये 3 फेजेस में आपका डिवाइड होता है इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। अब ये तो एक ब्लूप्रिंट हमें मिल गया है, तो हमें पता है कि क्या क्या
हमें पता होना चाहिए, हमें अपने बारे में पता होना चाहिए। जो भी चीज़ आपने रेज्यूमे में लिखी है, एजुकेशन सेक्शन में और एक्सपीरियंस सेक्शन में, जो भी आपने अपने अचीवमेंट्स को, स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को हाईलाइट किया है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लिखनी है जो आप में है नहीं, मतलब झूठ नहीं वहाँ पे लिखना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको जीए का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सिचुएशन बेस्ड में आपको यहाँ पे अपना लॉजिकल थिंकिंग दिखाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है, कॉमन सेंस दिखाना है, ठीक है। उसके बाद कितने आप प्रॉम्प्टली आंसर कर पाते हो वो भी आपको शो करना होता है। तो ये ब्लूप्रिंट पूरा रहता है। आगे देखते हैं। तो इसी को मैंने टेक्स्ट फॉर्म में भी लिखा है जिससे क्लियर हो जाए आपको, जैसे क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बैंकिंग नॉलेज, ठीक है, होनी चाहिए। बेसिक ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, टर्म्स एंड फंक्शन, बैंक ऑपरेट कैसे करता है, ठीक है। बैंक से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, जैसे एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है वो पूछ सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, अभी का रेट क्या है, वो ये सब पूछ सकते हैं, ठीक है। बैंक ऑपरेट कैसे करता है ये पूछ सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट कैसे देता है, आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक उस पैसे को क्या करता है, बैंक रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, ये सब चीज़ें वो पूछ सकते हैं। फिर बैंकिंग सेक्टर में अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं कुछ, वो आपसे पूछा जा सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन या पॉलिसीज़ को लेकर पूछा जा सकता है आपसे। फिर आपका आता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट, जिसमें आपके जो करंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स पूछे जा सकते हैं। कोई गवर्नमेंट स्कीम है, कोई फाइनेंस या बैंकिंग से रिलेटेड, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। करंट अफेयर्स, इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल नॉलेज होनी चाहिए आपको। आईबीपीएस और उसके रोल के बारे में ये भी पूछ सकते हैं कि आईबीपीएस का रोल क्या है, क्या करती है आईबीपीएस, ठीक है। तो कुछ आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सोशियो इकोनॉमिक इशूज से लेके भी बात हो सकती है, जैसे अब एक टर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, कैसे हम इसको हर जगह ला सकते हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद ये तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहला स्टेज इसी से स्टार्ट होता है कि क्या आपके रेज्यूमे में जो रेज्यूमे है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वर्क एक्सपीरियंस है, उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अचीवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। आगे देखते हैं। सिचुएशनल एंड बिहेवियरल क्वेश्चंस, आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो, प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हो, तो ये चीज़ें जज करने के लिए आपको सिचुएशन दे सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया उस तरह के को और भी इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके गॉज करने के लिए एक सिचुएशन दे सकते हैं, या आपको खुद बोल सकते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन बताओ, कोई एक्सपीरियंस बताओ अपना वर्क एक्स से या अपने जर्नी से, जहाँ पे आपने बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उसको काफ़ी एफिशिएंटली सॉल्व किया। लीडरशिप और टीम वर्क एक्सपीरियंसेस, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बैंकिंग क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, किस सेक्टर को टारगेट करते हैं ये प्रोडक्ट, ये पता होने चाहिए। प्रोबेशनरी ऑफिसर का रोल और फंक्शन क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। बट अगर पूछा गया तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पीओ के रोल के लिए ही अब आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो उस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, क्या काम करना पड़ता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं। फिर बैंकिंग करंट अफेयर्स, रिसेंट मर्जर्स क्या हुए हैं, एक्विजिशन क्या हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस क्या हुए हैं, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए आई है या अफेक्ट करती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगेन आपसे प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। एक जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके स्किल्स कैसे अलाइन करते हैं, ठीक है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप जब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताओगे तो वहाँ पे आपको बताना है उन स्ट्रेंथ्स को जो आप अलाइन कर पाओगे पीओ के जॉब प्रोफाइल से। तो एक क्वेश्चन सामने से भी आ सकता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो पीओ के लिए, आप में ऐसे क्या स्किल है, क्या स्ट्रेंथ है, जो आपको क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, जो आपको इस रोल के सक्सेसफुल फुलफिलमेंट में हेल्प करेगा, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रोल में हेल्प करेगा। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कितने क्लियरली अपने आंसर दे पा रहे हो, कितने इफेक्टिवली आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, उसी तरह से आप आंसर दे रहे हो, पोलाइटली आंसर दे रहे हो, ठीक है, नर्वसनेस नहीं है आप में, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आती है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी वो आपका देखते हैं।
ठीक है, अब क्या क्या टिप्स, कैसे प्रिपेयर करना है इंटरव्यू को, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो हमें मिल गया, क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, किस तरह से आंसर करना है। अब टिप्स क्या क्या है प्रिपरेशन के, तो सबसे पहले कि हमें अपडेटेड रहना है, क्योंकि जीए और फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, पॉलिसी, स्कीम से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो न्यूज़पेपर्स हमें रीड करना है, फाइनेंशियल मैगजीन है या न्यूज़ पोर्टल है जहाँ से आपको बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स मिल सकते हैं, वो आपको देखने हैं। दूसरा, बैंकिंग टर्म्स, बैंक के फंक्शन, बैंक में रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, और रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करना होगा। एक होता है मॉक इंटरव्यू। ठीक है, अब मॉक इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप एकदम वहीं पे जाके सबसे पहली बार इंटरव्यू दोगे, खुद को आप प्रिपेयर करोगे। जैसे आप मेंस में बहुत बार मॉक टेस्ट देते हो, प्री में काफ़ी बार मॉक टेस्ट देते हो, तो यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज भी आपको देने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, फ्रेंड्स के साथ करो, मेंटर्स के साथ करो। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप मॉक इंटरव्यू देते हो तो पहली बारी में तो आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देते हो तो वहाँ पे आपको गलतियाँ, क्योंकि पहली बार जो आपने गलतियाँ की तो आपको फीडबैक मिलता है, तो आप वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरह से आपको इंटरव्यू को अपने फेवर में करना है, कैसे आपको आप इंटरव्यू में अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, जवाब किस तरह से देना है क्वेश्चंस का, आपका डिमीनर क्या होना चाहिए, आपका टोन क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में आपको फीडबैक मिलता है। तो यहाँ से आप वन बाय वन करके आपने जो गलतियाँ आप जो करोगे, अगर आप बिना मॉक इंटरव्यू दिए हुए जाओगे, सीधे इंटरव्यू में बैठोगे, तो वहाँ पे जो आप गलतियाँ कर सकते हो, यहाँ पे वो गलतियाँ आप कम करोगे। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बार बार करते हैं तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू कि हमने पहली बार किया। क्योंकि जब पहली बार करते हैं तो नर्वसनेस हमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टेक्स काफ़ी हाई है। ठीक है, आपने प्री क्लियर किया है, मेंस क्लियर किया है, तो नर्वस होना वहाँ पे जस्टिफाइड है, क्योंकि कितना कुछ स्टेक पे है, कितना कुछ रिस्क पे है, एक जॉब आपको चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि आप वहीं पे जाके सब कुछ वहाँ पे गैम्बल करोगे, ऐसा तो है नहीं। तो मॉक इंटरव्यूज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स के साथ दो, मेंटर्स के साथ दो, उनसे फीडबैक लो। पर्सनलाइज्ड आंसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे पर्सनलाइज्ड आंसर क्या होते हैं मैं बताता हूँ। अब आपका और एक दूसरे एस्पिरेंट का जर्नी अलग अलग है, बैकग्राउंड अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, अगर वर्क एक्स है तो वो भी अलग हो सकता है। तो इस तरह से आपके आंसर्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे बोला गया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो वहाँ पे आपके पास एक आंसर होना चाहिए, एक इफेक्टिव आंसर होना चाहिए कि मैं किस तरह से बताऊंगा। मैं पहले ये बताऊंगा, फिर मैं ये बताऊंगा, फिर मैं ये हाईलाइट करूंगा, फिर ऐसे करके मैं क्लोज करूंगा अपना इंट्रोडक्शन। कितनी देर तक बोलना है, ठीक है, ये भी होता है। अगर रेज्यूमे से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो रेज्यूमे तो आपको A to Z पता होना चाहिए। रेज्यूमे से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। आपके अचीवमेंट्स है, आपकी करियर चॉइस को लेके, बैंकिंग क्यों चूज कर रहे हो, कैसे खुद को अपने स्किल्स को अलाइन कर सकते हो बैंकिंग सेक्टर से, खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हो बैंकिंग सेक्टर में, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास पहले से होने चाहिए कि वहाँ पे आप इफेक्टिवली डिलीवर कर सको आंसर। तो पर्सनलाइज्ड आंसर्स आपके पास होने चाहिए। दूसरा, बिहेवियरल क्वेश्चंस, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, तो आपको सिचुएशन सोचने होंगे जहाँ पे आप लीडरशिप, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने हाईलाइट कर सकते हो। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस सिचुएशन बेस्ड पूछे जा सकते हैं, अपने माइंड में सोचो। ठीक है, देखो फ्रेंड्स से पूछो कोई सिचुएशन देने को, मेंटोर से बोलो वो सिचुएशन देते हैं, तो वहाँ पे आंसर दो कि हाँ इस सिचुएशन में ये करूँगा, फिर वो फीडबैक देंगे। तो ये सिचुएशंस आपके माइंड में होनी चाहिए, क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं। एक बैंक जब वर्क करता है तो वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अगर बैंक में एज अ पीओ वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं वो चैलेंज फेस करता हूँ तो मैं किस तरह से इफेक्टिवली इस चैलेंज को डील करूँगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके माइंड में बना होना चाहिए। दूसरा कि रेज्यूमे आपको पता होना चाहिए अच्छे से, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, वहाँ से आप बैंकिंग में शिफ्ट क्यों कर रहे हो, वर्क एक्स अगर है, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो उस तरह से आप कैसे शिफ्ट कर रहे हो, क्यों शिफ्ट कर रहे हो, क्या इंपॉर्टेंस रखता है बैंकिंग आपके लिए। अगर आपका गैप है करियर में या एजुकेशन में गैप है तो वहाँ पे भी आपको गैप को अपना पूछा जा सकता है और आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा गैप क्यों है, मैं प्रिपेयर कर रहा था,
या कोई इमरजेंसी थी, जो भी आपका रीज़न था, वो आपके पास एक कन्विंसिंग आंसर होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च करना ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है। आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रोल के लिए जा रहे हो तो रोल्स के बारे में आपको सब कुछ पता होनी चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, किस तरह के वर्क उनको दिए जाते हैं जो उनको हैंडल करना होता है, ये पता होना चाहिए। दूसरा, आप जिस बैंक के लिए, अगर आपसे पूछा गया आपकी बैंक के प्रेफरेंस क्या है, तो आपको वहाँ पे एक आंसर देना होगा कि मैंने ये बैंक इसलिए चूज़ किया है, इस बैंक के गोल्स ये है, ऑर्गेनाइजेशन ये है, विज़न ये है इस बैंक का, जो मेरे खुद के जो स्ट्रेंथ्स है, गोल्स है, उससे अलाइन करता है। इस तरह का एक आंसर आपके पास होना चाहिए जहाँ पे आप उनको कन्विंस कर सको कि हाँ, यू नो अबाउट द बैंक, यू नो अबाउट द रोल एंड यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। वो वहाँ पर आपको कन्विंस करनी होती है। एक और चीज़ कि आपको प्रोफेशनली ड्रेस करना होता है, फॉर्मल अटायर में आपको आना होता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि फॉर्मल क्यों? वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है। आपसे क्वेश्चंस तो बाद में पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो जब आप एंटर करते हो तो उसी टाइम अपना एक फर्स्ट इंप्रेशन उनके सामने रखते हो। जब आप फॉर्मल में आते हो तो आप उनको ये शो करते हो कि आप प्रोफेशनल हो, आप रोल को लेके सीरियस हो। ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म और सीरियसनेस आप दिखाते हो, जो कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालता है। तो इसीलिए आपको फॉर्मल अटायर और एक फॉर्मल बॉडी लैंग्वेज भी वहां पे मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं? ठीक है। ये जो कोर्स है, इंटरव्यू कोर्स, ये आपको कैसे हेल्प करेगा? तो यहाँ पे 2 आपको 1-to-1 मॉक इंटरव्यू मिलेंगे। ठीक है। जहां पे आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। ठीक है। आपके हर एक एस्पेक्ट को वहाँ पे गॉज करके आपको जो एप्रोप्रिएट फीडबैक है डिटेल वे में वो दिया जाएगा, जहाँ पे आप वर्क कर सको। ठीक है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। पहला मॉक इंटरव्यू है पीएम इंटरव्यू एक्सपर्ट्स के साथ होगा। अब ये इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसको अपना फर्स्ट एंड फाइनल इंटरव्यू की तरह ट्रीट करना है। आपको इसी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो सेकंड इंटरव्यू होगा, सेकंड मॉक इंटरव्यू, वो आपका इंटरव्यू पैनल मेंबर जो एक्स बैंक जीएम या डीजीएम के साथ होगा। तो यहाँ पे आपको अपना बेस्ट देना है। ठीक है। जो भी अभी आपने ब्लूप्रिंट देखा, जो भी खुद को प्रिपेयर किया है, जिस तरह से आपने मॉक इंटरव्यूज दिए हैं अपने फ्रेंड्स एंड मेंटर्स के साथ, यहाँ पे आपको अपना बेस्ट सेल्फ प्रेजेंट करना है। उसके बाद जो फीडबैक आपको मिलता है, जो थोड़ी बहुत गलतियाँ रह गई हैं, वो आप सुधार के फिर आप यहाँ पे सेकंड मॉक इंटरव्यू में आओगे। क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत कम मिल जाता है ना। अगर आप अनप्रिपेयर्ड आओगे तो फिर इस वाले इंटरव्यू के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आप उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ठीक है। तो जो 2 इंटरव्यू है, पहला मॉक इंटरव्यू आपका पीएम इंटरव्यू एक्सपर्ट के साथ होगा, सेकंड मॉक इंटरव्यू आपका इंटरव्यू पैनल मेंबर एक्स बैंक जीएम एंड डीजीएम के साथ होगा। दोनों इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। उसके बाद 20 डिटेल सेशन है आपके ऑल्टरनेट इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। ऐसा नहीं कि हम आपका सीधे इंटरव्यू ही कराने लग जाएंगे। सबसे पहले हम आपको प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग रिलेटेड पॉलिसीज एंड स्कीम्स पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको बताया जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आंसर करना है, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है, क्या बताना है। ये सब हम आपको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम पूरा ओवरव्यू भी देंगे आपको आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू प्रोसेस का, कि आपको समझ हो कि क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर सेक्शन का कवरेज पूरी तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा प्रिपेयर करके तब यहाँ पे आपको आना है। ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे प्रिपेयर करने के बाद आपको अपना बेस्ट सेल्फ यहाँ पे रखना है। उसके बाद आप अपना जो सबसे प्रिपेयर्ड वाला सेल्फ है वो यहाँ पे रखोगे अपना। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी सेशन होंगे। जैसे मैंने फॉर्मल ड्रेस की बात की, एक फॉर्मल बॉडी लैंग्वेज की बात की, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस टोन में बात करनी है आपसे, क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है, एंटर कैसे करना है, ड्रेस कैसे करना है, क्योंकि ये सब चीज़ भी मैटर करती है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर फर्स्ट इंप्रेशन पॉजिटिव है तो पूरा इंटरव्यू आप पॉजिटिव कर सकते हो, अपने फेवर में कर सकते हो। तो यहाँ पे उस चीज़ पे बहुत एम्फसाइज किया जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको पर्सनलाइज्ड टिप्स और सजेशन मिलेंगे आपके प्रोफाइल पे बेस्ड।
लेट्स से आपका बीटेक का प्रोफाइल है, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है उसका प्रोफाइल है, कॉमर्स रिलेटेड प्रोफाइल है, आर्ट्स रिलेटेड प्रोफाइल है, बायोलॉजी रिलेटेड प्रोफाइल है, तो हर प्रोफाइल के लिए अलग अलग जो उस प्रोफाइल को सूट करता है वैसे टिप्स एंड सजेशंस दिए जाएंगे। उसके बाद आपके टेलीग्राम पे डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे। तो एक तरह से आपको पूरा फुल एंड फाइनल पैकेज यहाँ पे मिलेगा। आपको बिल्कुल ही फुली प्रिपेयर्ड होके भेजा जाएगा इंटरव्यू में कि आप उस इंटरव्यू को एज करके आप अपने एग्ज़ाम को एक मतलब अच्छा टच, फाइनल टच दे सको और एग्ज़ाम को आप फाइनली पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करके जॉब ले सको। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।